हेलो बच्चों। तो कुछ बच्चों बोलेंगे चार पेयर है, चार नहीं मुन्ना, चार नहीं, चार से ज्यादा, ध्यान से देखो 6 पेयर है। एक क्रिकेटर जब बॉल कैच करता है तो ऐसे हवा में फेंक देता है, थोड़े ऊपर देता है, सर पे तो नहीं कर रही बॉल, तो बॉल ऊपर जाकर वापस नीचे आती है ना। कोई भी चीज है अगर आप ऊपर फेंकते हैं तो अल्टीमेटली वो नीचे आती है। ऑब्जेक्ट को फेंक कर इतना स्पीड बेटा आप गेन नहीं कर सकते। अगर हम इतना स्पीड गेन कर सकते फेंक कर तो बेटा 2-4 बच्चे में फेंक चुका होता। हेलो प्यारे बच्चों, ग्रेविटेशन के लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और इस लेक्चर में बेटा हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड एस्केप स्पीड के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग ये लेक्चर होने वाला है बच्चों, बहुत सारे मजेदार इसके अंदर हमें कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर को पढ़ने से पहले बेटा एक माइंड मैप पढ़ लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, मतलब जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में। अभी तक मैंने आप लोगों को बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बता दिया था और ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बता दिया था। सारे फॉर्मूले बेटा आपके स्क्रीन के सामने हैं। मैं क्विकली आप लोगों को बता देता हूं कौन कौन से फॉर्मूले हम देख चुके हैं लेक्चर नंबर 1 के अंदर। ये बेटा आपका माइंड मैप है एक तरीके से, और इस तरीके के माइंड मैप बेटा आपको हर एक चैप्टर में बनाते हुए चले जाना है, ठीक है। तो आपके पास बेटा फोर्स है Gm1 m2 by r², 2 पॉइंट्स के बीच में लगने वाला फोर्स, जी की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है बेटा, ठीक है। उसके बाद हमने ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करी थी। किनकी वजह से बात की थी हमने बेटा? पॉइंट मास की वजह से बात करी थी, Gm/r², मास की तरफ। रिंग की वजह से बात करी थी, Gmx/r² + x² की पावर 3/2। और यहां पर हमने कहा था E इज मैक्सिमम एट x = r/√2। फिर हमने बेटा स्फीयर्स की बात करी थी। स्फीयर्स में हमने होलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर की बात करी थी। होलो स्फीयर के इनसाइड पॉइंट और आउटसाइड पॉइंट की बात करी थी। इनसाइड पॉइंट पे हमने कहा था बेटा फील्ड होती है 0, और आउटसाइड पे इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट मास प्लेस्ड एट द सेंटर, Gm/r² ही आपका बनता है ग्रेविटेशनल फील्ड। सॉलिड स्फीयर में अंदर भी फील्ड होती है Gmx/r³ के बराबर, और आउटसाइड भी होती है Gm/r² के बराबर। इसको मैं Gmr ही कह देता हूं बिकॉज हम स्मॉल r लेकर ही चल रहे हैं, कैपिटल X लेकर नहीं चल रहे हैं। तो Gmr/r³ is the field inside and Gm/r² is the field outside, ठीक बेटा। तो इन सब की वजह से फील्ड हम लोगों ने देखी थी। इसके बाद बेटा हम लोगों ने बात करी थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, और इसके अंदर हम लोगों ने सरफेस के ऊपर ग्रेविटी देखी थी Gm/r², m is the mass of the earth, r is the radius of the earth। फिर हमने हाइट पे गए तो हमने कहा कि काफी बड़ी हाइट रहेगी तो हमारे पास फॉर्मूला आता है हाइट का G/1 + h/r², और स्मॉल हाइट के लिए हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाकर लिख सकते हैं G × 1 - 2h/r। सिमिलरली डेप्थ पे जब हम जाते हैं तब कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगता है, एग्जैक्ट फॉर्मूला आता है G at depth is G × 1 - d/r। और लैटिट्यूड पे घूमने की वजह से G में जो वेरिएशन आते हैं उसकी वैल्यू होती है G - ω²r cos² थीटा। ये सारी बातें बेटा हमने पिछले लेक्चर में कर ली थी, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिए थे। तो बेटा आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब आप कहेंगे सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में पता है सर, वो होती है mgh, वो होती है mgh। आपकी बात बिल्कुल ठीक है बेटा, जब तक हमारे पास g यूनिफॉर्म है, जब तक हम छोटी हाइट्स की बात कर रहे हैं, आप पोटेंशियल एनर्जी सिंपली mgh के फॉर्मूले से लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन किंतु परंतु यहां पर एक प्रॉब्लम आती है अगर हम बहुत ऊंची हाइट पे चले जाते हैं, ठीक है ना। जब हम बहुत ऊंची हाइट पे या डेप्थ में चले जाते हैं अर्थ के, तो प्रॉब्लम क्या आती है, वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है mgh से नहीं लिख पाते क्योंकि g वेरिएबल हो जाता है। सो यू रिक्वायर अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा मैंने वर्क पावर एनर्जी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की जो बेसिक बुनियादी डेफिनेशन है वो मैंने आपको बताई थी, और सभी पोटेंशियल एनर्जी के लिए, चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हो, सभी पोटेंशियल एनर्जी के लिए बेसिक डेफिनेशन जो मैंने बताई थी वही रहती है। तो क्या डेफिनेशन है बेटा? तो हमने कहा था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इन चेंजिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम।
ठीक है। तो जब भी सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड जितना काम करेगा वो काम किस में होगा, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा, ठीक है ना। या नेगेटिव ऑफ वर्क किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब अगर इंटरनल फोर्सेस पॉजिटिव वर्क करते हैं तो एनर्जी घट जाती है, इसलिए नेगेटिव साइन यहां पर आता है। आई होप यहां तक बात समझ में आपको आ गई होगी। ये वर्क पावर एनर्जी से ही पोटेंशियल एनर्जी की ली गई डेफिनेशन है। क्या है ये, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड, व्हाटएवर यू वांट टू से। अब ये अर्थ के लिए वैलिड नहीं है खाली, ये हर किसी मास के लिए वैलिड है, जो मर्जी मास आप ले सकते हो, खाली अर्थ के लिए नहीं। अर्थ हो, मून हो, सन हो, या कोई पॉइंट मास क्यों ना हो, कोई एक लाइन क्यों ना हो, एक बोर्ड ले ले, डस्टर ले ले, कुछ भी ले सकते हैं। हर किसी के लिए आप इस डेफिनेशन को लगा सकते हैं बेटा, ठीक है ना। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा दो पॉइंट मासेस की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, कि दो पॉइंट मास हमारे पास हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है ना। फिर 2 से हम 3 पे या 4 पे भी जा सकते हैं, ठीक है। और फिर हम आगे चीजों को लेकर चलेंगे, बट पहले निकालते हैं दो पॉइंट मासेस की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, ठीक है। तो हमने कहा कि लेटर से हमारे पास एक पार्टिकल यहां है, दूसरा पार्टिकल यहां है, इसका मास हमने मान लिया m1 है, इसका मास हमने मान लिया m2 है, ठीक है ना। और लेटर से इसको हम खींच रहे हैं, पहले मान लेते हैं ये r1 पर था और इसको खींचकर हम कहां लेके जा रहे, r2 तक लेके जा रहे, ठीक है। तो रास्ते में कभी ये r डिस्टेंस पर भी रहा होगा और मान लिया इसको हमने कर दिया फिक्स, ताकि हम एक को ही मूव कराकर उस पर वर्क डन देख लें, जो फिक्स्ड है उस पर तो वर्क डन 0 हो जाएगा। तो जब हम इसको लेकर जा रहे हैं आगे और ये r डिस्टेंस दूर है, तो बेटा जब ये r डिस्टेंस दूर है तो इस पर एक फोर्स लग रहा होगा ना, कितना फोर्स लग रहा होगा इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा बेटा, ये इसको खींच रहा है, m1 इसको खींच रहा है, किस फोर्स से, g m1 m2 बाय r स्क्वायर फोर्स से खींच रहा है। अब क्योंकि m1 m2 को अपनी तरफ g m1 m2 बाय r स्क्वायर फोर्स से खींच रहा है, m2 जब आगे बढ़ेगा, dr डिस्टेंस जब ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो इसके ऊपर जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि फोर्स पीछे है गया आगे, फोर्स पीछे है गया आगे। जब फोर्स पीछे है और वो जा आगे रहा है तो वर्क डन क्या होगा बेटा, नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, dw कितना होगा, बाय ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा बेटा, तो बेटा ये होगा नेगेटिव वर्क डन। तो कितना लिखेंगे इसको, नेगेटिव फोर्स कितना बेटा हमारे पास, g m1 m2 बाय r स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट dr है, डिस्प्लेसमेंट dr है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव क्यों, क्योंकि उल्टे हैं, ठीक है, नेगेटिव क्यों, क्योंकि उल्टे हैं, ठीक है। सो कितना वर्क डन है बेटा ये, इसको हम क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेट करेंगे, हम इसको क्या करेंगे बेटा, हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। सो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करनी होगी हमको, वी हैव टू डू द इंटीग्रेशन फ्रॉम r1 टू r2, r1 से लेकर r2 तक हमें करनी है इसकी इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चा। तो यहां पर जो वर्क डन आएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा बेटा वो क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है ना। तो अब बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी कहां से कहां तक चेंज हो रही है, जब r1 पे था तो मान लिया पोटेंशियल एनर्जी ur1 है, जब r2 पे था तो हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी ur2 है। तो ये क्या आ गया बेटा, g m1 m2, और 1 बाय r स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 बाय r1 से लेकर r2 तक, ठीक है भाई। ये तो आपको आता है ना, क्योंकि आपकी मैथ्स क्या है, आपकी मैथ्स तो बन्नाट है, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब फिजिक्स की माया देखते हैं, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर। तो हम कह रहे हैं कि u क्या है, ur2 माइनस ur1 है, ठीक है, माइनस g m1 m2, अपर लिमिट डालेंगे बेटा r2 आएगा, लोअर लिमिट डालेंगे बेटा r1 आएगा, समझ गए। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ चुका है, हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ चुका है। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं इसके आगे, देखो बच्चा, यहां पर बार बार चेंज के टर्म में बात करना होता है डिफिकल्ट, इसलिए हम एक लेते हैं रेफरेंस जहां पे पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं 0। तो अगर इन दोनों में से एक 0 हो गया तो दूसरी जगह पे पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल गई, उसे कहते हैं रेफरेंस लेना। तो ऐसे में हम जो रेफरेंस लेते हैं वो लेते हैं इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर इसलिए लेते हैं बिकॉज यहां पर भी अगर आप एक को इन्फिनिटी डालेंगे तो 1 बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो यहां पर भी एक सिंपल एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर भी आपको एक सिंपल एक्सप्रेशन मिल जाएगा बेटा, ठीक है। तो अब हम यहां पे क्या करने वाले देखते हैं।
हमने कहा कि हमारे पास दो पॉइंट्स है, एक R1 एक R2, तो हम एक को क्या ले लेंगे, इन्फिनिटी ले लेंगे। तो हमने कहा कि लेट R1 टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट R1 टेंड्स टू 0। हमने इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान ली बेटा, 0 मान ली है। इसको हमने क्या मान लिया है, रेफरेंस मान लिया है। हम ये नहीं कह रहे कि पोटेंशियल एनर्जी वहां पर 0 है, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पोटेंशियल 0 मान रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस। हम ये नहीं कह रहे कि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, हम ये मान रहे हैं कि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो मान रहे हैं, ठीक है ना, अज्यूम कर रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग। अगर वहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो r डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हम जानना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा कि भैया लेट R2 टेंड्स टू R, मतलब R2 क्या है, R हो गया, टेंड्स टू इसमें R2 R मान लिया। तो पोटेंशियल एनर्जी एट R2 कितना हो जाएगा भैया, उसको आप पोटेंशियल एनर्जी एट R बोल सकते हो, ठीक है। बट उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया था ना, वो आया था बेटा कितना, देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूला आता है UR2 माइनस UR1, UR2 माइनस UR1 इज इक्वल्स टू माइनस GM1M2 इंटू 1/R2 माइनस 1/R1, 1/R2 माइनस 1/R1, ये फॉर्मूला आया था हमारे पास भैया। अब R1 को क्या डालना बेटा, इन्फिनिटी डाल देते हैं, और R2 डालना R डाल देते हैं। UR हो गया, ये U इन्फिनिटी हो गया, ठीक है ना, माइनस GM1M2 1/R एंड 1/इन्फिनिटी हो गया, ठीक है ना। R2 की जगह पे R और R1 की जगह पे इन्फिनिटी डाल दिया, ठीक है। अब U इन्फिनिटी तो बेटा 0 हो गया, ठीक है ना, U इन्फिनिटी तो बेटा 0 हो गया, तो इसको डालें 0 डालना, तो ये हो जाएगा UR इज इक्वल्स टू माइनस GM1M2/R। ये फॉर्मूला हमारे पास अब निकल कर आ गया, और इसके अंदर कंडीशन क्या है कि जब R इन्फिनिटी है तो पोटेंशियल एनर्जी हमने 0 ले लिया है, मान लिया है, कह दिया है, ठीक है ना। कब, जब इन्फिनिटी कहां पर 0 माना है, इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आगे बात समझ में आपको। अब बेटा ये फॉर्मूला आपको कर लेना है याद, मैं लिख के देता हूं आपको। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है 2 पॉइंट मासेस आपके पास, M1 M2 इनके बीच की दूरी, R इनके बीच का डिस्टेंस। तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये खाली M1 की नहीं है, खाली M2 की नहीं है, ये M1 M2 के सिस्टम की एनर्जी है। तो जो M1 M2 के सिस्टम की एनर्जी है ना बेटा, वो कितनी है, वो है बेटा माइनस GM1M2/R। ये हमारे पास इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ गई। समझ गए, ऑल क्लियर बेटा, कोई परेशानी वाली बात यहां तक नहीं है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आगे, और आगे करते हैं हम चर्चा, आगे करते हैं बेटा हम चर्चा, ठीक है। चलो जी, अब आप कहोगे अगर 2 से ज्यादा पॉइंट मासेस हुए तो क्या करेंगे, तो कोई नहीं, हम है ना, हम बचाएंगे आपको, ठीक है। अगर 2 से ज्यादा पॉइंट मासेस हुए, मान लिया आपके पास 3 पॉइंट मासेस हैं, 1 पॉइंट मास यहां, 1 पॉइंट मास यहां, 1 पॉइंट मास यहां, इनके बीच में दूरी R और R। हम जानना चाह रहे हैं इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो कैसे निकालेंगे बेटा हम, बहुत सिंपल। देखो, पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, पहली बात तो पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो वेक्टर सब नहीं लेना, आपको सिंपल जोड़ देना है, सिंपल अलजेब्रा लगेगा यहां पे, सिंपल जोड़ना है आपको, ठीक है, कोई डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर क्या हमें 2 पार्टिकल्स के बीच की पोटेंशियल बता दी ना, तो यहां पर आपको 2-2 के पेयर बनाने हैं, आपको यहां पर 2-2 के पेयर बनाने हैं, ठीक है। तो पेयर बना लेते हैं, कैसे बनेंगे पेयर, हमें देखो एक पेयर तो ये दिख रहा मुझे, एक पेयर मुझे ये दिख रहा, एक पेयर मुझे ये दिख रहा, 3 पेयर मुझे दिख रहे। हर पेयर की पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे और आपस में जोड़ देंगे बेटा, ठीक है। तो बेटा इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, इस पेयर की पोटेंशियल एनर्जी है माइनस GM1M2/R। ध्यान रखना नीचे R² नहीं है, नीचे खाली R है, नीचे R² नहीं है, नीचे R² करोगे तो बेटा फोर्स बन जाता है, नीचे R² करोगे बेटा क्या बनता है, फोर्स बन जाता है। तो फोर्स नहीं लिखना है आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। अच्छा, इसकी इतनी है, बाकियों की भी इतनी ही है। इन्होंने क्या गुनाह किया है बेटा, इनकी तो यही है ना भाई, इन्होंने कोई गुनाह ना कर दिया, इनकी तो यही आएगी GM1M2/R। M1M2 बराबर है तो GM²/R, तो तीनों की बराबर है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी बेटा 3 टाइम्स ऑफ माइनस GM²/R, ठीक है। टोटल पोटेंशियल एनर्जी 3 टाइम्स ऑफ माइनस GM²/R। दैट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। क्लियर बेटा, समझ गए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बढ़े आगे, 3 पार्टिकल के लिए हमने कर लिया, अब 4 के लिए करके देखें, 4 के लिए करके देखें, आओ भैया 4 के लिए करके देखते हैं। 4 के लिए क्या आएगा, हमने माना कि हमारे पास एक स्क्वायर है, साइड लेंथ ये, ठीक है,
एक पार्टिकल यहां पे, एक पार्टिकल यहां पे, एक पार्टिकल यहां पे, एक पार्टिकल यहां पे। कितने पेयर है बेटा, कितने पेयर है, कितने पेयर है? तो कुछ बच्चे बोले सर 4 पेयर है, 4 नहीं मुन्ना, 4 नहीं, 4 से ज्यादा, ध्यान से देखो 6 पेयर है। देयर आर 6 पेयर्स, देयर आर 6 पेयर्स, 6 पेयर्स हमारे पास है, ठीक है ना। और जिनको मैथमेटिक्स बढ़िया आती है वो कह सकते हैं कि यहां पर सर 4C2 पेयर्स है। सर यहां पर 4C2 पेयर्स हैं, ठीक है ना। मतलब 4 हमारे पास पार्टिकल्स हैं और उनके दो के पेयर बनाने हैं, दो के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, तो 4C2 पेयर्स हमारे पास है यहां पर, ठीक है। तो ये भी कहा जा सकता है। खैर एनीवेज क्लियरली यहां पर दिख रहा है, आपको कोई इतना बड़ा नंबर नहीं मिलेगा कि आप समझ ही ना पाओ। तो एक पेयर ये होगा, एक पेयर ये होगा, एक पेयर ये होगा, एक पेयर ये है और एक पेयर ये है। 4 पेयर तो दिख गए, 2 और कौन से बेटा? तो एक पेयर बेटा ये वाला होगा, एक पेयर बेटा ये वाला होगा, सबकी एनर्जी लिख के ऐड कर देंगे। 4 पेयर तो आपस में आइडेंटिकल है, ये पेयर ये पेयर ये पेयर ये पेयर, एच वाले तो आइडेंटिकल ही है ना। तो उनका पोटेंशियल क्या लिखोगे बेटा? 4 टाइम्स लिखोगे, किसके? -gm² बाय ए के लिखोगे। यहां तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब जो कॉर्नर पे बैठे हैं, डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पे बैठे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? कितना है भैया? √2a डिस्टेंस है। और ऐसे कितने हैं? 2 हैं। तो कितना पोटेंशियल लिखेंगे बेटा? आप लिखेंगे 2 टाइम्स -gm² बाय √2a। समझे? आया समझ में? सो -gm² बाय √2a, डिस्टेंस √2 टाइम्स है ना इसका, √2a लेना पड़ेगा। कुछ बच्चे करते हैं 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, सर -gm² बाय a × 6, दैट इज द आंसर, ठीक है। नहीं, 6 पेयर जरूरी है कि 6 के 6 आइडेंटिकल नहीं है, 4 आपस में आइडेंटिकल है, 2 आपस में आइडेंटिकल, अलग अलग है वो। तो 4 आपस में आइडेंटिकल है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आपस में आइडेंटिकल उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ गए बेटा? कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्लियर? चलो तो बड़ा बढ़ते हैं हम आगे और आगे करते हैं हम यहां से बात। चलो एक चैलेंजर दे देते हैं आपको। चैलेंजर बहुत दिन हो गए दिए हुए ना। चैलेंजर ये है बेटा कि आपके पास है ना एक क्यूब है, एक क्यूब है, ठीक है। अब जो ये क्यूब है ना, एक पार्टिकल यहां मास m, 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 एक पार्टिकल यहां मास m। ठीक। तो आपको बताना क्या है बेटा? आपको बताना है फाइंड फर्स्ट नंबर ऑफ पेयर्स। जिसने पहला पार्ट निकाल लिया ना, उसके लिए सेकंड पार्ट निकालना बड़ा आसान है। बट पहले पार्ट में ही बच्चे कर देते हैं गलती, ठीक है। तो ध्यान से करना है आपको। आपसे पूछा गया नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं, यहां पर ये निकालना है पहली चीज। दूसरी चीज, सेकंड पॉइंट, सेकंड क्या निकालना है आपको बेटा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपको निकाल देनी है बेटा, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आपको निकाल देनी है। तो ये 2 चीजें हैं बेटा, निकालिए, कमेंट करिए अपने आंसर्स को, ठीक है। अपने आंसर्स को बेटा कमेंट करिए, ठीक है। और इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट के अंदर ही डिस्कस करके मिल जाएगा, ठीक है। ओके, सो नंबर ऑफ पेयर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये 2 बातें आपको निकालनी है बेटा। ओके, समझ गए? चलो बढ़ते आगे। चलिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमें समझ में आ गई सर, ठीक है। अब हम क्या करें? अब हम निकालने वाले हैं बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की हम लोग बात करेंगे। एनसीईआरटी ने हालांकि केवल ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बात करके छोड़ दिया है, उसने बहुत ज्यादा पोटेंशियल के बारे में चर्चा नहीं करी है। लेकिन कॉन्सेप्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें हमारी और क्लियर होती हैं। लेकिन जब हम जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th क्लास के पहले चैप्टर के अंदर, सेकंड चैप्टर के अंदर इनफैक्ट, ठीक है, तो वहां पर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो यहां पर थोड़ा पढ़ के रखेंगे ना, तो वहां पर थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। बट वहां पर मैं आपको और भी सारी बातें बताऊंगा, और बहुत सारी बातें बताऊंगा, ठीक है ना। बट फिलहाल बेसिक बातें करने वाले हम यहां पर, बेसिक बातें करने वाले। तो यहां पर क्या हो रहा है? हम कह रहे हैं कि देखो हमारे पास क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास कुछ मास m मान लिया, इसको हम कह रहे हैं बेटा ये सोर्स मास है। क्या है? सोर्स मास है। सोर्स मास क्या करता है बेटा? ये किसी भी पॉइंट पर 2 चीजें पैदा करता है।
एक होता है बेटा फील्ड और दूसरी होती है बेटा पोटेंशियल, ठीक है। हालांकि फील्ड और पोटेंशियल जो है ना वो एक ही क्वाइन के दो साइड्स हैं, वो एक ही क्वाइन के दो साइड्स हैं, मतलब साथ में मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं खाली आपको एक साइड दे दी क्वाइन की दूसरी साइड दी ही नहीं आपको, एक साइड दे दी आपको, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है, फील्ड एंड पोटेंशियल जो है वो एक ही क्वाइन के दो साइड्स हैं बेटा, आपको इकट्ठे मिलेंगे, ठीक है ना। फील्ड जब भी आएगी तो पोटेंशियल आ जाएगा, पोटेंशियल जब भी होता है फील्ड आ जाएगी, ठीक है। मतलब एक लोकेशन पर नहीं, एक स्पेस में, एक रीजन में बात कर रहे हैं कि फील्ड फैली हुई है, तो वहां पे कहीं ना कहीं पोटेंशियल का भी एक वेरिएशन दिख रहा होगा। इनफैक्ट अगर टू बी ऑनेस्ट अगर हम बात करें तो फील्ड करती क्या है, फील्ड पोटेंशियल को बदलती है, फील्ड पोटेंशियल को बदलती है। जिस डायरेक्शन में फील्ड होती है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। बट ये सारी बातें जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाकर मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं करूंगा आपको इतनी डेप्थ में ले जाकर, ठीक है ना। अभी जितनी जरूरत है 11th क्लास में आपको उतनी ही मैं केवल बात करने वाला हूं। तो बेटा पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है कि अगर हम एक पॉइंट मास को इन्फिनिटी से लेकर चले और इस पॉइंट तक लेकर आए, तो जो ग्रेविटेशनल फील्ड ने वर्क डन किया होगा पर यूनिट मास, उसका नेगेटिव इज पोटेंशियल। So potential at this point is negative of work done by gravitational field per unit mass, ठीक है ना। इसमें जिस मास को लेकर आ रहे हैं उस मास से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, तो पोटेंशियल एनर्जी हमने कही थी ये तो बेटा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी, इन्फिनिटी पे जीरो मान के हमने बात करी, इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं हम, ठीक है ना। मतलब इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं तो हमें डेल्टा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना यहां पर भी डेल्टा डालना पड़ेगा, यहां भी डेल्टा डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर इन्फिनिटी से लेकर नहीं आएंगे तो रेफरेंस से लेकर चल रहा है, जब मैं डेल्टा नहीं डाल रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट इट इज फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर m है, यहां पर m नहीं है, तो बेसिकली मैं कह सकता हूं ना बेटा यहां पर कि ये m टाइम्स v होगा, ये m टाइम्स v होगा। क्या मतलब है बेटा इसका मतलब बहुत सिंपल सा है, इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि अगर मैंने यहां पर एक m नॉट मास रख दिया तो इस m नॉट और इस m का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा ना वो होगा m नॉट इंटू वी, बेटा वो होगा m नॉट इंटू वी के बराबर, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी m नॉट इंटू वी के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में आपको, इतनी सिंपल सी बात है ये, ठीक है। तो ये आपको एक रिलेशन भी मिल गया, हालांकि एक अलग टॉपिक मेरे पास है, मैं उसमें इसको फिर से डिस्कस करूंगा अभी आपके सामने, ठीक है। बट फिलहाल पोटेंशियल पे हम करते हैं फोकस, ठीक है। बट यहां पर मैंने मोटा मोटा उस पॉइंट के बारे में समझा दिया, आगे जाकर मैं उसको कोड करके आपको और समझाऊंगा, उसके बारे में क्वेश्चन भी देखेंगे उसके ऊपर, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं हम यहां पर और आगे बात करते हैं, ठीक है। देखिए हम यहां पर क्या कहने वाले हैं, हम यहां पर ये कहने वाले हैं कि जो पोटेंशियल है वो है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय पर यूनिट मास, ठीक है, बाय द फील्ड। इसको आप एक्सटर्नल एजेंट के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हो हमेशा, ठीक है। आप बोल सकते हो पोटेंशियल इज वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट मास, बट कैसा हुआ ये स्लोली होना चाहिए, आप धीरे धीरे लेकर आ रहे हो ऑब्जेक्ट को। आप अगर इस मास को धीरे धीरे लेकर आओगे ना, ठीक है, तब एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन विल बी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द फील्ड, और इसलिए ये माइनस हटकर यहां पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल हो जाएगा। तो अगर आप एक्सटर्नल एजेंट के टर्म में पोटेंशियल को डिफाइन करना चाहते हो तो आपको माइनस साइन नहीं लगाना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट मास कर देना है और स्लोली लिखना है यहां पर, इतनी बात, ठीक है। और ये क्या है बेटा, इसके अंदर तो कंडीशन आ गई स्लोली वाली, अगर स्लोली नहीं लिखा तो क्या पोटेंशियल डिफाइन नहीं होगा, किस तरीके से, इस तरीके से। दिस इज द मोस्ट बेसिक डेफिनेशन, जो कि चाहे स्लोली लेके जाओ चाहे फास्ट लेके जाओ, दिस इज वैलिड, बट दिस इज वैलिड ओनली व्हेन इट इज रन स्लोली, ठीक है। आई बात समझ में आपको। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटी पर यूनिट मास। अब इससे हमारा फॉर्मूला क्या बनकर आता है एक बार फटाफट देख लेते हैं। देखिए नाउ ग्रेविटी का बटन क्या होगा बेटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट FDR डिवाइड बाय मास, ठीक है ना। अब F बाय M क्या होता है बेटा, फील्ड होता है, ये क्या होता है बेटा, फील्ड होता है, तो E डॉट dr हो गया, ये E डॉट dr हो गया आपके पास। सो पोटेंशियल इज इंटीग्रेशन E डॉट dr। अब क्या कह रहे हो आप इसमें, आप इन्फिनिटी से लेकर R तक जा रहे हो, आप इन्फिनिटी से लेकर R तक जा रहे हो, तो अभी यहां पर V आएगा। अगर डेल्टा भी लिखोगे तो आपको R1 से R2 लिख सकते हो। If you go from R1 to R2, then you can write delta V here. If you're writing it from infinity to R, तो आप यहां पे भी लिख सकते हो खाली। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है बच्चों। तो बढ़ते हैं आगे, और एक पॉइंट मास की वजह से सबसे पहले यहां पर
पॉइंट मास की वजह से सबसे पहले मैं यहां पर आपको निकाल के दिखाता हूं फील्ड पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। आइए, सपोज वी हैव अ पॉइंट मास हियर और हम यहां से r डिस्टेंस दूर पोटेंशियल निकालना चाह रहे, ठीक है ना। तो हमने कहा कि देखो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आता है वो आता है कि अगर हम इन्फिनिटी से लेकर r तक चलें, इन्फिनिटी से लेकर r तक चलें एंड देन E डॉट डी आर कर दे, E डॉट डी आर कर दे। आ रही बात समझ में? तो कितना होता है बेटा E का फॉर्मूला कितना होता है पॉइंट मास की वजह से, बताओ मुझे क्या होता है बेटा? ये होता है G m बाय आर स्क्वायर, बट फील्ड होती है इस डायरेक्शन में, डी आर होता है इस डायरेक्शन में, फील्ड होती है इधर, डी आर होता है इधर। आप जाओ किधर से किधर उससे बेटर नहीं है, बट डी आर हमेशा आप आर के बढ़ते हुए डायरेक्शन में लोगे, डी आर हमेशा आप आर के बढ़ते हुए डायरेक्शन में लोगे। भले ही आप जा रहे हो इन्फिनिटी से आगे तक, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वरना डी आर अपने आप में नेगेटिव हो जाएगा तो आपको साइन का प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? डी आर इंटू कॉस 180, कॉस को डॉट डॉट है ना, कॉस 180। अब कॉस 180 जो होता है ना ये खुद नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या आएगा बेटा? तो जीएम बाहर आया, 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन बेटा -1 बाय आर होता है, तो -1 बाय आर कर दिया यहां पर, इनफिनिटी से लेकर आर तक लिख दिया हमने यहां पर। तो जीएम -1 बाय आर -1 बाय इन्फिनिटी, 1 बाय इन्फिनिटी होगा बेटा 0, तो माइनस जीएम बाय आर हमारा आंसर आ गया, माइनस जीएम बाय आर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो पोटेंशियल एक पॉइंट मास की वजह से होता है माइनस जीएम बाय आर के बराबर। इसको आपको करना है अच्छे से याद। मैं यहां लिख देता हूं बेटा, अगर पॉइंट मास m है, r डिस्टेंस दूर, पोटेंशियल कितना है? ये है माइनस जीएम बाय आर। समझ गए? अब आप कहोगे सर अगर हमारे पास 2 पॉइंट मासेस हुए तो, इफ वी हैव 2 पॉइंट मासेस देन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बेटा m1 m2 हमारे पास है, कोई आपको कहे भैया सेंटर पे पोटेंशियल बता दो कितना होगा, तो आप कहोगे बेटा ये डिस्टेंस r/2 है, ये डिस्टेंस r/2 है, तो आप कहोगे m1 की वजह से यहां जो पोटेंशियल पैदा होगा वो होगा Vm1, m2 की वजह से जहां जो पोटेंशियल पैदा होगा बेटा वो होगा Vm2। और पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी अगेन, ठीक ना। क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए हम इसको सिंपली ऐड कर सकते हैं। अच्छा बेटा पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा? तो मैंने कहा पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल है वर्क डन पर यूनिट मास ही तो है बेटा, ये जूल्स पर केजी रहेगा, जूल्स पर केजी रहेगा। डायमेंशनली बात की जाए तो, यूनिट टर्म से बात की जाए तो जूल्स पर केजी हो गया ये आपके पास। आई बात समझ में आपको? कुछ और नहीं बल्कि क्या है? जूल्स पर केजी है। वर्क डन तो बेटा जूल्स में देखा जाता है और मास से डिवाइड कर दिया तो जूल्स पर केजी हो गया ये, ठीक है। अच्छा जी, तो पोटेंशियल ऑफ m1 कितना होगा सेंटर पे? तो बेटा पोटेंशियल होगा माइनस GM1 बाय r/2, बाय r/2। पोटेंशियल m2 का कितना होगा बेटा? माइनस GM2 बाय r/2, ठीक है। 2 और 2 ऊपर जाएगा बेटा, क्या आएगा? माइनस 2GM1 बाय r माइनस 2GM2 बाय r, ठीक है। तो माइनस 2G कॉमन आ गया, r भी कॉमन आ गया, m1 प्लस m2 अंदर आ गया, दैट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर। सेंटर पे आने वाला पोटेंशियल बेटा ये हो चुका। सिंपल, बहुत सिंपल है बेटा, डरने का नहीं, घबराने का नहीं, ठीक है ना। एकदम सिंपल सी बात है, करते चले जाओ, आंसर ऐसे चुटकियों में निकलते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो जो बता रहा हूं बस उसको फॉलो करो। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, दोनों के से लिखो और जोड़ दो। फॉर्मूला क्या लगाना है? माइनस जीएम बाय आर, माइनस जीएम बाय आर फॉर्मूला लगाना है और निकलता जाएगा आंसर आपका, ठीक है। अगली बात समझ में? चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेटा पोटेंशियल ड्यू टू रिंग की। पोटेंशियल ड्यू टू रिंग की बात करते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू रिंग की बात करते हैं। तो हमने कहा कि मान लिया हमारे पास ये रिंग है, इसका मास m है, रेडियस r है इसका, ठीक है। x डिस्टेंस दूर, यहां पे पोटेंशियल बता देना है, ठीक है। तो बेटा रिंग क्या है? रिंग भी तो पॉइंट मासेस से मिलकर बनी है ना। तो हम क्या कहेंगे बेटा? यहां पर देखो, हम कहेंगे हमने यहां पर एक छोटा सा यहां पे मास ले लिया dm मास का। भाई कितना दूर है ये? कितना दूर है यहां से? ये पाइथागोरस लगा देंगे ना, तो लगाओ पाइथागोरस, लगाओ। ये अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होगा। तो इसे dm की वजह से यहां पे पोटेंशियल कितना आएगा भैया? dv बोल देते हैं इसको। कितना पोटेंशियल होगा ये? होगा बेटा g इंटू dm माइनस g इंटू dm डिवाइड बाय r। माइनस जीएम बाय आर होगा ना, तो माइनस जी एम बाय आर, आर कितना लेंगे बेटा? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर लेंगे। बहुत शानदार। अब पूरी रिंग की वजह से हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना पूरी रिंग पे,
पूरी रिंग की वजह से मैं पूरी रिंग पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब पूरी रिंग पे हम करते हैं इसको इंटीग्रेट। अब रिंग पे अगर मैं अलग 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 पॉइंट चुनता हूं, रिंग पे अगर मैं अलग 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 पॉइंट चुनता हूं, तो क्या सेंटर से दूरी बदलेगी? रिंग के ऊपर अलग अलग पॉइंट चूज करने पर क्या सेंटर से दूरी बदलेगी? नहीं बदलेगी ना। तो सेंटर की दूरी x तो फिक्स हो गया, r फिक्स है, x फिक्स है, ठीक है, g फिक्स है, सब फिक्स है आपके पास। तो माइनस जी डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, इंटीग्रेशन डीएम में बच गया। इंटीग्रेशन डीएम क्या होगा बेटा? पूरी रिंग का मास। तो क्या बोलेंगे? माइनस जीएम बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोलेंगे बेटा। ये आपके पास पूरी रिंग का पोटेंशियल आ गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं भैया सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा, व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर? ओहो, अब प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चा जहां पर सेंटर सुनता है वहां जीरो, उसके दिमाग में सेंटर का मतलब जीरो ही होता है। बेटा सेंटर जीरो नहीं होता, सेंटर ओ होता है, ठीक है। तो सेंटर्स का नाम सुनते ही वहां पर जीरो लगा देना गलत है। यहां पर भी बेटा सेंटर पे पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, सेंटर पे पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। तो कितना होगा सर? देखो बड़ी, सेंटर पे x जीरो होगा, x को जीरो करना पड़ेगा सेंटर पे आने के लिए। तो अगर आप सेंटर पे x को जीरो करते हो तो v की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? तो v की वैल्यू आ रही है माइनस जी एम बाय आर, माइनस जी एम बाय आर। ये है बेटा सेंटर पे पोटेंशियल। ध्यान रखना इस बात को। सबसे बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं कि सेंटर पे पोटेंशियल जीरो लेकर क्वेश्चन को कर देते हैं सॉल्व, और सब हो जाता है खराब, ठीक है ना, सब खराब हो जाता है बेटा, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है भूल कर भी। सेंटर मतलब जीरो नहीं होता, सेंटर पे पोटेंशियल जीरो नहीं होता। सेंटर पे पोटेंशियल जीरो लिया तो बेटा आप हीरो से जीरो बन जाओगे। तो ध्यान रखना है बेटा इसको। चलो बढ़ते हैं हम आगे। तो रिंग हो गया बेटा। अब बात करते हैं हम किसकी बात करेंगे? स्फीयर्स की, ठीक है। अब स्फीयर्स के लिए अगर चर्चा करें, स्फीयर्स के लिए चर्चा करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा होलोस्फीयर की। यह लिख देता हूं, होलोस्फीयर की बात करते हैं। होलोस्फीयर कैसा होता है? जैसे प्लास्टिक की बॉल, अंदर से खाली, सारा मास सरफेस से फैला हुआ, दैट इज अ होलोस्फीयर, ठीक है। अगर सारा मास यहां फैला है, इसका रेडियस आर है, मास इसका एम है, आउटसाइड पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल लिखना चाहते हैं तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि इट इज जस्ट लाइक अ पॉइंट मास प्लेस एट द सेंटर। इट इज जस्ट लाइक अ पॉइंट मास प्लेस एट द सेंटर। अगर ये एक पॉइंट मास की तरीके से ही है, अगर ये कुछ और नहीं बल्कि एक पॉइंट मास की तरीके से ही है जो सेंटर पे रखा हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं बेटा? तो हम कह सकते हैं v इज इक्वल टू माइनस जी एम बाय आर, जो कि एक पॉइंट मास का फॉर्मूला है बेटा। पॉइंट मास का फॉर्मूला तो ये था ना। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए, फॉर आउटसाइड वर्ल्ड, फॉर आउटसाइड पॉइंट, स्फीयर बिहेव्स एज अ पॉइंट मास placed at the center। आउटसाइड पॉइंट के लिए स्फीयर बिहेव्स एज अ पॉइंट मास प्लेस्ड एट द सेंटर। सेंटर पे रखा हुआ पॉइंट मास बिहेव करता है। आगे बात समझ में बेटा? बहुत शानदार, बहुत मजेदार। आगे बढ़ते हैं बेटा। इनसाइड पॉइंट की बात कर लेते हैं। यहां पर कितना पोटेंशियल होगा भैया? तो हम कह रहे हैं पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब होता है एक पॉइंट मास को इनफिनिटी से लेकर आना है, 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 यहां तक। तो कितना वर्क डन होगा? फील्ड के द्वारा, ठीक है। अब देखो, आपको पता है स्फीयर के अंदर तो फील्ड होती ही नहीं, होलोस्फीयर के अंदर फील्ड तो है ही नहीं, यहां तो फील्ड तो बेटा जीरो है, ठीक है। तो अगर आप एक बार स्फीयर के अंदर घुस गए, यहां पर आ गए, यहां पर फील्ड है ही नहीं, तो अब क्या आगे आने पे कोई वर्क डन हो रहा है फील्ड के द्वारा? कोई वर्क डन नहीं हो रहा। जो भी मेहनत करनी पड़ रही है, जो भी वर्क डन करना पड़ रहा है, वो पॉइंट मास को यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर सरफेस तक लगाने के लिए करना पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर फील्ड है, यहां पर फील्ड है, लेकिन इसके आगे फील्ड नहीं है। तो जितना भी पोटेंशियल सरफेस तक है, उतना ही पोटेंशियल अंदर हर एक पॉइंट पर होगा। अंदर फील्ड नहीं तो पोटेंशियल बदलेगा नहीं। फील्ड नहीं तो इसका मतलब यह नहीं कि पोटेंशियल नहीं है। फील्ड नहीं तो इसका मतलब यह नहीं कि पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो एक कॉइन के दो पहलू तो है, बट एक पहलू जीरो है, वहां पर मिल रहा है वो, लेकिन जीरो मिल रहा, ठीक है। आएगा समझ में आपको? ओके, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि यहां पर अंदर आने पर पोटेंशियल चेंज हो नहीं रहा, अंदर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है?
कांस्टेंट है, कितना है जो सरफेस पर है। अब सरफेस पे कितना है, सरफेस पे तो भैया ये है कितना माइनस जी एम बाय कैपिटल आर, बेटा ये है सरफेस पर। अगर सरफेस पर ये है तो अंदर हर एक पॉइंट पर इतना ही है, मतलब वी इनसाइड कुछ और नहीं बल्कि माइनस जी एम बाय कैपिटल आर ही है। सेंटर पर भी अगर आप कहें तो बेटा माइनस जी एम बाय कैपिटल आर ही है। अगर यहां पर कोई आपसे पूछ ले भाई ग्राफ बना दो सर, एक पोटेंशियल वर्सेस आर के बीच में ग्राफ बना दो, ध्यान रखना बेटा आईआईटी के अंदर और मेडिकल के अंदर दोनों के अंदर ग्राफ जो है कई बार डायरेक्टली पूछ लिए गए हैं, मेंस में स्पेशली और नीट में ग्राफ डायरेक्टली पूछ लिए गए हैं, सर ये ग्राफ बता दो कितना होगा, और मल्टीपल टाइम्स आए हैं अलग अलग एग्जामिनेशन में, मल्टीपल टाइम्स आए हैं, ठीक है ना। मेडिकल के भी काफी सारे एग्जाम्स होते हैं अलग अलग, तो उन सब में अलग अलग टाइम पर अलग अलग बार ये जो है ग्राफ पूछ लिए गए हैं, ठीक है ना। और जो बच्चे आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं वो भी अलग स्टेट के जो एग्जामिनेशन देते हैं, ठीक है, पहले आईपीएस अलग होता था, ठीक है, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनमें भी कई बार जो ग्राफ पूछे गए, मेंस के पेपर में भी ग्राफ आया है, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ आपको पता होना चाहिए। तो अंदर हर एक पॉइंट पे बेटा क्या है, पोटेंशियल क्या कांस्टेंट है कितना माइनस जी एम बाय कैपिटल आर। कब तक बेटा कांस्टेंट बना हुआ ये कैपिटल आर तक, उसके बाद क्या हो रहा बेटा पोटेंशियल बढ़ रहा है, ये घट नहीं रहा ये बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते अल्टीमेटली कहां पहुंच रहा है, जीरो पे पहुंच रहा है, बढ़ते बढ़ते जीरो पे पहुंच रहा है ना, सुनना बढ़ते 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 पोटेंशियल कहां पहुंच रहा है, जीरो पे पहुंच रहा है। इसका मतलब क्या है, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल बेटा मैक्सिमम है, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो नहीं, जीरो तो है बट वो मैक्सिमम है, बाकी कहीं पर भी आ रहे हो तो पोटेंशियल और नेगेटिव हो रहा है, मतलब और कम हो रहा है, ठीक है ना। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल बेटा मैक्सिमम है, ये बढ़ रहा है घट नहीं रहा पोटेंशियल। यहां पर नेगेटिव साइन उसकी वैल्यू है उसकी, ठीक है ना, डायरेक्शन नहीं है, वैल्यू है, ध्यान रखना इस चीज को। तो बेटा ये था आपके पास होलोस्फीयर। अब बात करते हैं बेटा सॉलिड स्फीयर की, हम लोग सॉलिड स्फीयर की बात कर लेते हैं। सॉलिड स्फीयर की बात करें तो आप इसको अर्थ से भी कंपेयर कर सकते हो, अर्थ भी तो एक सॉलिड स्फीयर है, अरे भैया अर्थ भी तो एक सॉलिड स्फीयर है ना, आगे ना। तो अगर आप अर्थ से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं, अर्थ का पोटेंशियल बोल सकते हैं या फिर आप सॉलिड स्फीयर का पोटेंशियल बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, अंदर पूरा भरा हुआ है, ये इसका रेडियस r है, इसका मास m है, बाहर कोई एक पॉइंट लिया आपने r डिस्टेंस दूर, तो आउटसाइड पॉइंट पे जो पोटेंशियल है ना वो है बेटा माइनस जी एम बाय स्मॉल r, बेटा ये है माइनस जी एम बाय स्मॉल r। बाहर किसी भी पॉइंट में पोटेंशियल तो बेटा माइनस जी एम बाय स्मॉल r ही है। आउटसाइड वर्ल्ड जो है वो डिपेंड करता है, आउटसाइड जो पॉइंट है उसके लिए स्फीयर जो है वो एक पॉइंट मास की तरीके से ही बिहेव करता है। लेकिन यहां पर बेटा इनसाइड में तो फील्ड होती है, जीएमआर बाय आर क्यूब, इनसाइड में तो फील्ड होती है, तो अब अंदर भी बेटा पोटेंशियल जो है वेरी करने वाला है, अब अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं रहने वाला, वेरी करने वाला है। तो बेटा इनसाइड पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, इनसाइड पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है बेटा, तो बेटा इसका बहुत एक लंबा चौड़ा डेरिवेशन होता है, 12th में मैं करा दूंगा आपको उसका डेरिवेशन। फिलहाल के लिए आपको यहां पर फॉर्मूला याद करना, मेरे को एनसीईआरटी ने दे नहीं रखा आपको कुछ भी इसके बारे में, ठीक है। तो फॉर्मूला बड़ा लंबा सा फॉर्मूला है बेटा, ध्यान देना, माइनस जी एम बाय 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। फॉर्मूला बेटा याद करना है, इसको ध्यान रखना, छोड़ना नहीं है, फॉर्मूला याद करना है। माइनस जी एम बाय 2r क्यूब 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज the potential at inside point. Now what is the potential at the center? Center में potential कितना होगा बेटा, जीरो नहीं, जीरो नहीं होगा, अरे सेंटर का मतलब जीरो नहीं होता है, बताया था ना आपको। सेंटर के लिए r को जीरो डालोगे आप, जब आप स्मॉल r को जीरो डालोगे तो आपका फॉर्मूला आ रहा -3/2 gm by r। सर ग्राफ क्या बनेगा, v और r का ग्राफ क्या बनेगा सर, तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना है बेटा हमारे पास, -3/2 gm by r। कैपिटल R पे पोटेंशियल कितना है हमारे पास, कैपिटल R पे पोटेंशियल कितना है हमारे पास, तो कैपिटल R पे जो पोटेंशियल है सरफेस पर तो वो है -gm by कैपिटल R, यहां डाल दो R की वैल्यू कैपिटल R। उसके बाद इन्फिनिटी पर जाएंगे तो बेटा जीरो हो जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन है इनसाइड पॉइंट पे r स्क्वायर का फंक्शन आ रहा, मतलब ये क्या बन रहा, ये बन रहा पैराबोला, क्या बोला, पैराबोला। और जो ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ठीक है ना, तो ये कितना हमारे पास 1/r का प्रोपोर्शनल है, मतलब ये क्या है, ये है हाइपरबोला, क्या बोला, हाइपरबोला, ठीक है। तो इनसाइड पॉइंट पे जो ग्राफ आ रहा पोटेंशियल का वो आ रहा पैराबोला, और आउटसाइड पॉइंट पे आ रहा हाइपरबोला, समझ गए।
चलो, तो बड़ा ये सारे पोटेंशियल के फॉर्मूले हैं जो कि आपको रखने हैं याद, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम आगे और आगे करते हैं चर्चा। ठीक, अब मैंने आपको कहा था कि हमारे पास क्या है, एक रिलेशन है जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बट वो रिलेशन क्या है? रिलेशन है बेटा पोटेंशियल एनर्जी इज मास टाइम्स पोटेंशियल। अगर आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वजह से यहां पर आप एक पोटेंशियल निकाल पा रहे हैं, और अगर आपने यहां पर कोई भी एक मास m रख दिया तो इस m और इस मास का जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो m इंटू वी हो जाएगा। सिंपल, m इंटू वी हो जाएगा। आगे बात समझ में? जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि मान लिया हमारे पास एक रिंग है जिसका मास बेटा कैपिटल M है, सेंटर से √3r डिस्टेंस दूर मैंने एक पॉइंट रख दिया जिसका मास स्मॉल m है। व्हाट इज देयर पोटेंशियल एनर्जी? इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। तो बहुत सिंपल सा खेल है बेटा, आप रिंग की वजह से पोटेंशियल जानते हो। पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना है? अंडर -gm बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स मतलब √3r का स्क्वायर, तो 3r स्क्वायर हो गया बेटा। ये पोटेंशियल आ गया आपके पास। अब जो पोटेंशियल आ गया इसको स्मॉल m से मल्टीप्लाई करके पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, तो -gmm बाय 2r बेटा, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। आई बात समझ में आपको? इस तरीके से बेटा हम पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर अब आगे चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है बच्चा, चलो। तो अब हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट आ गया है एस्केप वेलोसिटी का। क्या मतलब है बेटा इसका? इसका मतलब है मिनिमम रफ्तार, मिनिमम स्पीड with which a particle should be thrown so that it escapes from the gravitational pull से वो एस्केप कर जाए, मतलब कहां पहुंच जाए, उससे बहुत 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 दूर निकल जाए, वापस लौट कर ना आए। अगर वो वापस लौट कर नहीं आ रहा है तो वो एस्केप हो गया है। ठीक है ना, मतलब अगर आपने ये अर्थ ली है और आपने कहा मैंने यहां से पत्थर फेंक दिया, वो ऊपर गया वापस ही नहीं आया, इसका मतलब वो क्या हुआ बेटा? एस्केप हो गया। बंदूक तो चलाई होगी आपने, चलाई नहीं चलाई? अगर बंदूक की गोली को आपने हवा में ऊपर फेंका है तो क्या गोली लौटकर वापस नीचे नहीं आएगी? क्या वो गोली एस्केप कर जाएगी? तो बेटा गोली जो है वो एस्केप नहीं करती है, गोली भी जो है वो ऊपर जाकर घूमकर वापस नीचे आती है। इसलिए हवा में फायरिंग करना भी इट इज अ वेरी 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 डेंजरस थिंग। सो कभी फायर नहीं भी किया है तो कभी करना भी नहीं है। ठीक है ना, हवा में फायर करना इज ऑल्सो वेरी वेरी डेंजरस। ऑल्दो एयर रेजिस्टेंस इज गोइंग टू स्लो इट डाउन, उसकी कुछ एनर्जी जो है वो खींच लेगा एयर रेजिस्टेंस, लेकिन स्टिल इट इज गोइंग टू बी डेंजरस, वो चोट पहुंचा सकता है। ठीक है, एक क्रिकेटर जब बॉल कैच करता है तो ऐसे हवा में फेंक देता है, थोड़े ऊपर देता है, उसके सर पे तो नहीं कर रही बॉल, तो बॉल ऊपर जाकर वापस नीचे आती है ना। कोई भी चीज है अगर आप ऊपर फेंकते हैं तो अल्टीमेटली वो नीचे आती है। हम कह रहे हैं कि कितनी रफ्तार से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दें कि वो वापस ही ना आए, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। क्या कंसेप्ट लगाएंगे इसका? मतलब उसे कहां पहुंचाना है? हमें उसको पहुंचाना है बेटा इन्फिनिटी पर। कहां पहुंचाना है? इन्फिनिटी पर पहुंचाना है, क्योंकि इसकी जो ग्रेविटेशनल पुल है वो कहां तक फैला है बेटा? इसका ग्रेविटेशनल पुल फैला है इन्फिनिटी तक। तो उसे कहां तक पहुंचाना है बेटा? इन्फिनिटी तक पहुंचाना है। ठीक है, अब इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर पहुंचाना है इसको। तो मुझे बताओ बेटा इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? तो हमने इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 मान रखी है ना। सो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 हो गई। कम से कम इन्फिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? कम से कम इन्फिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी इज 0। भाई रफ्तार तो 0 हो सकती है ना मिनिमम, यस और नो? उससे ज्यादा ही होगी, उससे कम तो हो नहीं सकती, नेगेटिव में काइनेटिक एनर्जी हो नहीं सकती। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी 0। तो कम से कम व्हाट इज द मिनिमम टोटल एनर्जी हियर? व्हाट इज द मिनिमम टोटल एनर्जी? मिनिमम टोटल एनर्जी इज 0। आ रही बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी सिस्टम के पास कम से कम टोटल एनर्जी 0 है तो वो एस्केप कर जाएगा। अब अगर 0 एनर्जी से एस्केप कर जाएगा, थोड़ा वियर्ड सुनने में। वियर्ड इसलिए ही है क्योंकि इन्फिनिटी में हमने 0 माना हुआ है और वहां पर
जीरो होना कोई जरूरी नहीं है, माना है वहां पर हमने जीरो, इनफैक्ट इट इज मैक्सिमम, बाकी जगह पर नेगेटिव निकल कर आ रहा है, बाकी जगह पर नेगेटिव निकल कर आ रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको सुनने में वियर्ड लग रहा है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मान के चलो फॉर्मूले में सारी चीजें अपने आप ही सेट बैठ जाती है, ठीक है। क्या कह रहा हूं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को एस्केप कराना है, उसकी कम से कम काइनेटिक, उसकी कम से कम एनर्जी कितनी होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अगर उसकी एनर्जी जीरो या उससे ज्यादा है तो वह एस्केप कर जाएगा। एस्केप वेलोसिटी क्योंकि मिनिमम रफ्तार है तो उसके लिए हम मिनिमम एनर्जी जीरो लेकर चलेंगे। तो जब भी क्वेश्चन में एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी आपसे पूछेंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, आपको टोटल एनर्जी को कर देना है बेटा शून्य। अगर टोटल एनर्जी आपने शून्य कर दी तो बेटा वो एस्केप कर जाएगा। आइए देखते हैं, एस्केप करा के देखते हैं अर्थ के सरफेस से कि क्या होता है। आओ, तो मान लिया बेटा ये हमारी अर्थ है, सुंदर सी हमारी अर्थ है। यहां से एक पार्टिकल हमने लिया, इसको हमने फेंक दिया कुछ थीटा एंगल फेंक दिया पार्टिकल को। पार्टिकल का मास हमारे पास m है, इसकी रफ्तार हमने u एस्केप दे दी। तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी लिखी जाएगी बेटा, बताओ मुझे, टोटल एनर्जी कितनी लिखी जाएगी। आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर, v कितना है हमारे पास बेटा, तो बेटा ये है u एस्केप का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो आप बोलोगे माइनस जी mm बाय आर, ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है बेटा, क्योंकि ये कहां कितनी दूर बैठा है सेंटर से, r दूर पे बैठा है ना। कैसे निकाला आपने सर ये पोटेंशियल एनर्जी, तो स्फीयर वाले केस में तो सिंपल ही है, चाहे तो उसको एक पॉइंट मास मान लो, दो पॉइंट मास के बीच की एनर्जी निकाल सकते हो। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है आपके पास, दूसरा तरीका आपके पास ये है कि यहां पर पोटेंशियल निकाल लो। व्हाट इज द पोटेंशियल हियर, इट इज माइनस gm बाय आर। इस पोटेंशियल को आप मल्टीप्लाई कर दो इस मास से तो आपको मिल जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आपके पास क्या है, माइनस gm बाय आर आ गया ना पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल एनर्जी को कर दिया शून्य, m और m मर गया, तो u एस्केप आ गया अंडर रूट ऑफ 2gm बाय आर। अरे वाह। एक और तरीके से इसे किया जाता है डिनोट, कैसे करते हैं बेटा, इसको अगर मैं r और r से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे ऊपर भी मल्टीप्लाई किया r, नीचे भी मल्टीप्लाई किया r बाय आर तो वन हो गया ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। gm बाय आर स्क्वायर स्मॉल g बन जाएगा और ये 2gr आ जाएगा, ये 2gr आ जाएगा। आई बात समझ में। तो पोटेंशियल एनर्जी ये रही आपके सामने, पोटेंशियल एनर्जी रही आपके, सॉरी एस्केप स्पीड ये रही आपके सामने, ठीक है ना। एस्केप स्पीड का फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है, दोनों फॉर्मूले आपको करने हैं याद। मैं फिर से लिखता हूं अंडर रूट ऑफ 2gm बाय आर या फिर इट इज अंडर रूट ऑफ 2gr, ये दो फॉर्मूले आपके सामने। इसको आप चाहो तो डेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हो, आप मास को रिप्लेस कर सकते हो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से कभी भी, और डेंसिटी के टर्म में भी अपने मामले को निकाल सकते हो। रेशो लेने के लिए आ सकता है आपको, दो प्लैनेट्स के ऊपर आपसे पूछ सकते हैं भैया क्या रेशो रहेगा, ठीक है ना, कितना कितना रेशो रहेगा, ठीक है। आपको हो सकता है मून का डेटा दे दे, मून पर बोले कि जी जो है वो g/6 है, रेडियस का भी एक रेशो दे दे, अर्थ के कंपैरिजन में इतना रेडियस है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि वहां पे एस्केप स्पीड कितनी होगी, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि अर्थ के सरफेस पर तो बेटा एटमॉस्फेयर है, मून के सरफेस से एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है ना। एक जोक सा आता है ना कि भैया दो एस्ट्रोनॉट गए, वो आपस में बात कर रहे हैं मून के ऊपर चल के, ठीक है। अब मून में बात कैसे करेंगे, बात कर ही नहीं सकते, they don't have the atmosphere, right? They don't have the atmosphere, so they cannot talk with each other, ठीक है। तो क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है, साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती, और वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती, इट्स अ मैकेनिकल वेव, ठीक है। तो मून के ऊपर दे कैन नॉट टॉक, इट डजंट हैव द एटमॉस्फेयर। व्हाई? मून के ऊपर एटमॉस्फेयर बेटा क्यों नहीं है, उसका कारण है। उसका कारण क्या है कि जब हम एयर की बात करते हैं तो बेटा एयर रेस्ट पर नहीं होती, एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे हैव अ स्पीड। अगर टी टेंपरेचर है तो उनकी जो एवरेज स्पीड होती है, जो टी अगर टेंपरेचर तो एवरेज स्पीड जो होती है ना वी एवरेज, ठीक है, तो बेटा ये होती है अंडर रूट 8RT बाय पाई एम। पढ़ाऊंगा मैं आपको अभी आगे चल के 8RT बाय पाई एम, ये उनकी एवरेज स्पीड होती है मॉलिक्यूल्स की। अगर ये रफ्तार उनके मॉलिक्यूल्स की है तो क्या ये मॉलिक्यूल एस्केप करेंगे? डिपेंड करता है कि वो जो एस्केप स्पीड है वहां उस प्लैनेट की जो एस्केप स्पीड है उससे ज्यादा है कि कम है। अगर इनकी जो ये रफ्तार है ये एस्केप से ज्यादा होगी तो एस्केप कर जाएगा। तो मून के ऊपर एस्केप स्पीड हो जाती है कम, क्योंकि उसका जी और आर दोनों ही होते हैं कम। बट अर्थ के ऊपर कितना एस्केप स्पीड पहले देख लेते हैं। तो अर्थ के ऊपर अगर आप ये अर्थ का जी और अर्थ का आर डालते हो और सॉल्व करते हो उसको, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर, उसको मीटर में काउंट करेंगे ना,
मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना, तो मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ रहा, तो देखो कितने जीरो आ रहे बाहर, 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 4 जीरो, 5 जीरो, 6 जीरो, तो 6 जीरो बाहर निकाल लेते हैं और 64 का रूट 8 बाहर निकाल लेते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि 8√2 और 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड, तो किलोमीटर पर सेकंड बन गया। और 8√2 करेंगे सॉल्व इसको, कितना आएगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ये हमारा आंसर आ रहा। 11.2 किलोमीटर्स एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर 11.2 किलोमीटर। आपका स्कूल आपके घर से कितना दूर है बेटा? 2, 4, 5, 10, 15 किलोमीटर दूर है ना। एक सेकंड में बेटा 11 किलोमीटर दूर खटाक पहुंच गए, तुरंत पहुंच गए। इतना तेज कम से कम फेंक कर तो आप स्पीड गेन नहीं कर सकते। किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंक कर इतना स्पीड बेटा आप गेन नहीं कर सकते। अगर हम इतना स्पीड गेन कर सकते फेंक कर, तो बेटा 2-4 बच्चे में फेंक चुका होता। एस्केप, वापिस नहीं आए, बाय बाय। आई डोंट लाइक योर फेस, तू फेंक दिया। ठीक है, तो ऐसा तो हम कर नहीं रहे ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंक कर हम ये जो रफ्तार है वो गेन कर नहीं सकते, इसलिए फेंक कर हम ऑब्जेक्ट्स को एस्केप करा नहीं सकते, ठीक है ना। तो रॉकेट कैसे एस्केप करते हैं? रॉकेट के पास दे हैव अ कंटिन्यूअस प्रोपल्शन सिस्टम। उसको एक बार किसी ने फेंक नहीं दिया, ये नहीं कि हल्का है उठा के उसने फेंक दिया उसको और वो चला गया अपने टाटा बाय बाय, ठीक है ना, लॉन्च हो गया अपने आप। रॉकेट हैज अ कंटिन्यूअस प्रोपल्शन सिस्टम, जो कंटिन्यूअसली उसमें अंदर पीछे से फ्यूल बर्न होता है और आग निकल रही होती है ना, उसकी वजह से वो आगे बढ़ रहा होता है। इट हैज अ कंटिन्यूअस प्रोपल्शन सिस्टम, ठीक है। बट फैक्ट कर स्पीड गेन करना इज वेरी 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 डिफिकल्ट, ठीक है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड इज अ ह्यूज स्पीड। कंडीशन इसके अंदर क्या थी? एयर रेजिस्टेंस निगलेक्ट करी हुई है हमने। और दूसरी बात आपको ये समझनी है यहां पर एक और, कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टू थिंग्स, वन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट and second angle of projection, ठीक है ना। independent of mass of the object and angle theta। समझ गए बेटा? क्लियर है? चलो शाबाश। तो बेटा आज हमने ये सारी बातें करी हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हमने आज की क्लास में डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। आज का जो हमारा माइंड मैप है ये रहा आपके सामने। मैं थोड़ा साइड हटता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इस तरीके के माइंड मैप बेटा आपको खुद बनाने हैं, खुद अपने हाथ से बनाइए। मैंने आपको बनाकर दिखा दिए हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू मेक द माइंड मैप्स इजीली, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक बेटा पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। सी यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।